नमस्कार। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों से बहुत से लोगों को आश्चर्य हुआ होगा। अजित पवार, एकनाथ शिंदे, ये दोनों नेता ऐसी कम्युनिटी थे जो अननोन थे एक तरह से। किस लिहाज से? वोट बैंक के लिहाज से, जनाधार के लिहाज से। ये दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी तोड़कर, एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर आए, अजित पवार एनसीपी तोड़कर आए। अपने साथ 40-40 विधायक तो लेकर आए, लेकिन ये पता नहीं था कि अब जो इन पार्टियों का जनाधार है, जो वोट बैंक है, वो कितना हिस्सा लाए। और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ तो गए हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट है या लायबिलिटी है? ये सवाल लोगों के मन में थे, और ख़ासतौर से महाराष्ट्र के लोगों में और राजनीतिक विश्लेषकों के मन में। जो लोग भी आकलन कर रहे थे 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव का महाराष्ट्र के बारे में, उन सबको ये लग रहा था कि ये दोनों पार्टियां या दोनों नेता जो है बीजेपी के लिए लायबिलिटी भी बन सकते हैं। और बीजेपी के लिए 2019 की जो परफॉर्मेंस है विधानसभा और लोकसभा की, उसको दोहराना बड़ा मुश्किल होगा। और माना जा रहा था कि इसी की वजह से बीजेपी की सीटों की संख्या लोकसभा में कम हो सकती है और एनडीए की तो कम होगी ही। लेकिन ग्राम पंचायत के जो नतीजे आए हैं, उससे सारा समीकरण बदल गया है। उससे बड़ा साफ लग रहा है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो 3 पार्टियों की है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसके अलावा शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों मिलकर भी अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। ये इन तीनों को मिलाकर जो महायुति बनी है, उसका मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है। तो जो नतीजे आए हैं उनमें बीजेपी नंबर 1 आई है, और उसके बाद नंबर 2 पर अजित पवार की एनसीपी है, और नंबर 3 पर एकनाथ शिंदे की पार्टी है, और शरद पवार की पार्टी नीचे चली गई है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो 6ठे नंबर पर चली गई। सबसे बड़ा सेटबैक लगा होगा शरद पवार को। बारामती में बिल्कुल साफ कर दिया है शरद पवार को अजित पवार ने। तो अजित पवार का जो गुट है एनसीपी का, वो अपने आप को ओरिजिनल एनसीपी कहते हैं कि हम ही एनसीपी हैं। तो ये उन्होंने जनता की अदालत में साबित कर दिया कि एनसीपी का जो जनाधार है, जो वोट बैंक है, वो अजित पवार के साथ है, शरद पवार के साथ या सुप्रिया सुले के साथ नहीं है। इसी के साथ बड़ा प्रश्न सुप्रिया सुले के राजनीतिक भविष्य को लेकर उठ रहा है कि अगर बारामती में यह हालत है तो सुप्रिया सुले बारामती से अगला लोकसभा चुनाव किसी भी हालत में नहीं जीत सकती। या तो वो अपने पिता को छोड़कर भाई के साथ, चचेरे भाई के साथ, अजित पवार के साथ आ जाएं, तब वो लोकसभा पहुंच सकती हैं, अन्यथा उनके लोकसभा पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं है। शरद पवार जो कह रहे थे कि अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं और मुझ में लड़ने की ताकत है, मैं लड़ूंगा और फिर से नए सिरे से पार्टी को खड़ा करूंगा, वो सब उनके दावे ध्वस्त हो गए। आम लोगों ने कहा कि एनसीपी का भविष्य अजित पवार है, शरद पवार या सुप्रिया सुले नहीं। ये ग्राम पंचायत के चुनाव बड़ा साफ साफ शब्दों में बता रहे हैं। बारामती जो शरद पवार का गढ़ है, जिसको उन्होंने दशकों से नर्स किया है, जहां विकास के बहुत सारे काम कराए हैं। शायद ही देश में कोई ऐसा जनप्रतिनिधि होगा जिसने अपने चुनाव क्षेत्र में इतना काम कराया हो जितना बारामती में शरद पवार ने कराया है। इसके बावजूद लोगों को लगता है कि अब शरद पवार का समय चला गया है। ये लोगों को, उससे मेरा मतलब है एनसीपी के जो लोग के समर्थक हैं, एनसीपी के जो वोटर हैं, उनको लगता है कि अब शरद पवार को अजित पवार के लिए जगह खाली कर देनी चाहिए, यानी अजित पवार ही एनसीपी का भविष्य है। तो अचानक जो अनिश्चय का माहौल था एनडीए में, इन दोनों पार्टियों के आने के बाद, कि बीजेपी ने ये जो कदम उठाया, ये सही उठाया, गलत उठाया। कहीं बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली? इन दोनों को साथ लेकर कहीं बीजेपी ने अपना नुकसान तो नहीं कर लिया? ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी का ये कदम बड़ा दूरदर्शी और बहुत ही समझदारी और विवेकपूर्ण कदम था। महाराष्ट्र की राजनीति में अब एनडीए का वर्चस्व स्थापित हो गया है, ये नतीजे बता रहे हैं। अब
चुनाव में, लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। मुश्किल से 6 महीने लोकसभा चुनाव में बचे हैं, उसके कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। और जो इंडी अलायंस है उसकी ये जो 3 पार्टियां हैं महाराष्ट्र में, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों का कोई राजनीतिक भविष्य नज़र नहीं आता। वैसे भी पार्टियां जब नहीं टूटी थी तब भी इनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी, और पार्टियों के टूटने के बाद इनकी स्थिति और ख़राब हो गई। तो इनके विधायक ही नहीं गए इन दोनों पार्टियों के, बल्कि इनका जनाधार भी गया है। और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की राजनीति में जो 2014 के चुनाव से एक मजबूत केंद्र के रूप में, एक मजबूत पोल के रूप में उभरी थी, उसकी स्थिति और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूटना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। अगर ये टूट नहीं होती है तो भारतीय जनता पार्टी समझौता करती रहती शिवसेना से, और उसको जो है हमेशा भुगतना पड़ता। शिवसेना सत्ता में भी हिस्सेदारी लेती, सीटें भी ज़्यादा लेती, और उसके बाद पार्टी को गाली और सरकार को गाली भी देती। तो इन सब से छुटकारा बीजेपी को मिल गया है, और अजीत पवार को अपने चाचा से छुटकारा मिल गया है। उनके अधीन काम करते करते वो ऊब गए थे। उनको मालूम था कि चाचा के साथ रहते हुए, यानी शरद पवार के साथ रहते हुए, उनका कोई ज़्यादा राजनीतिक भविष्य है नहीं। चाचा अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सौंपना चाहते हैं। और सुप्रिया सुले के बारे में बारामती की जनता ने कह दिया कि वो अजीत पवार के साथ है। वो वहाँ वोट करेंगे जहाँ अजीत पवार होंगे, जहाँ सुप्रिया सुले होंगी वहाँ पर नहीं। ये अगर ग्राम पंचायत के चुनाव में ये स्थिति है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं विधानसभा और लोकसभा में स्टेक्स और बड़े होंगे, तब क्या होगा। तो इसलिए ये ग्राम पंचायत के जो चुनाव के नतीजे हैं महाराष्ट्र के, वो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इन सब के लिए बुरी खबर की तरह आए। और ऐसे समय पर आए हैं जब 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पर है। ऐसे समय में महाराष्ट्र जैसे, जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोकसभा के सदस्य भेजता है, 48, वहाँ से इस तरह की खबर आना इंडी अलायंस के लिए, ये जो सपना देख रहा था इंडी अलायंस कि वो भाजपा का विकल्प बन सकता है, मोदी को हटा सकता है, हरा सकता है, उस पर घड़ों पानी पड़ गया है। महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि हम इंडी अलायंस को जो है वो विकल्प के रूप में नहीं देखते, हम नरेंद्र मोदी और उनके साथियों को ही विकल्प के रूप में देखते हैं, उन्हीं पर हमारा विश्वास है। और इसके बाद, इस नतीजे के बाद मुझे लगता नहीं कि महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में किसी को कोई शंका रह जाएगी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजे किस ओर जाने वाले हैं। ये जो अनिश्चितता का माहौल बना था पार्टियों के टूटने के बाद, बहुत से लोगों का मुझे भी लग रहा था कि शायद अजीत पवार के साथ उतना वोट नहीं आएगा, या एकनाथ शिंदे के साथ उतना वोट नहीं आएगा जितने का वो दावा कर रहे हैं। लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव बता रहे हैं कि उनके साथ वोट उनकी पार्टी का जितना है, उससे जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा आया है, केवल विधायक और सांसद नहीं आए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ आया है, राष्ट्रीय चुनाव की दृष्टि से भी और राज्य के चुनाव की दृष्टि से भी। तो ये शरद पवार की राजनीति के अंत की एक तरह से घोषणा है, और उसके साथ ही उद्धव ठाकरे की भी। कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस का वैसे भी, कांग्रेस जब इन पार्टियों में टूट नहीं हुई थी तो कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी थी महाराष्ट्र में, इसलिए उसका कोई ज़्यादा भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को लेकर ये लोगों के मन में था कि शायद वो बड़ी चुनौती देगी एनडीए को, लेकिन अब वो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जो चुनौती इससे पहले शिवसेना बीजेपी के अलायंस के सामने कांग्रेस और एनसीपी की चुनौती थी, उससे भी कमज़ोर होगी एमवीए की चुनौती, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की चुनौती एनडीए को। तो महाराष्ट्र की राजनीति में परिवर्तन आ गया है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।